इनसे मिलिए। इनका नाम है पंडित सुजीत। पंडित सुजीत एक केस से रिलेटेड पुलिस स्टेशन में गए हुए थे। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स ने उनके साथ हैरेसमेंट किया, उनके कपड़े फाड़े और उनसे मारपीट करी। इस पूरे इंसिडेंट का बदला लेने के लिए पंडित सुजीत ने उसी पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स पे केस कर दिया। आप सभी के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि पंडित सुजीत को वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस मिली कहाँ से। सो इसका आंसर है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस पूरे लेक्चर के ड्यूरेशन में हम राइट टू इन्फॉर्मेशन को बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे और ये जानेंगे कि पंडित सुजीत को वो सीसीटीवी फुटेजेस कैसे मिली। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि RTI का मतलब क्या होता है, RTI की डेफिनेशन क्या होती है और आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास RTI की डेफिनेशन है। RTI स्टैंड्स फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। इट रेफर्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा लॉ है जिससे कोई भी सिटीजन यानी कि मैं, आप गवर्नमेंट से डेटा मांग सकती है, रिकॉर्ड्स मांग सकती है और डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। डेटा, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसका एक एग्जांपल जो है मैं आपको दे के बताता हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की पूरी डेफिनेशन, उसके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। मीनिंग, सिग्निफिकेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस। उसी के साथ साथ हम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की UPSC मेंस आंसर राइटिंग भी देखेंगे कि आप अपने आंसर्स के अंदर ऐसा क्या लिखेंगे कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी। प्लस आप अपने आंसर्स को मेंस के लिए स्ट्रक्चर कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, वो भी इस लेक्चर के अंदर हम देख रहे होंगे। RTI से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम इस लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन पूछना होगा कि हमको RTI चाहिए क्यों, वाई डू वी नीड RTI। सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर है, या मान लीजिए आप खुद एक IAS ऑफिसर है। नाउ आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस ब्रिज कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपके पास एक टेंडर आता है। उस टेंडर में ये लिखा हुआ है कि आपको जो है 3 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है, कि आपको वो टेंडर अडानी को देना है, आपको वो जो टेंडर है वो अंबानी को देना है, या फिर आपको वो टेंडर जो है मुझे देना है। लेट्स से मैं भी एक पर्सन हूँ उस पार्टी के अंदर। तो अब वो जो टेंडर है, ये IAS ऑफिसर, ये वो टेंडर किसको देगा, अडानी को, अंबानी को या फिर मुझे। आप सभी को यही लग रहा होगा ना कि ये टेंडर जिस किसी को भी मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आपको जान के शौक लगेगा कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन आने से पहले ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी सिटीजन के पास नहीं रहा करती थी। मतलब आप और मैं ये पता ही नहीं लगा सकते थे कि किसके पास पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर हुआ करती थी कि वो जिसको चाहे ना उसको कॉन्टैक्ट दे दें। अब इससे क्या होने लगा, इससे ये होने लगा था कि जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस भेजे किसी भी एक स्कीम के लिए। अब हर एक स्टेट और डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, ग्रास रूट बेनिफिशियरी में, हर जगह कुछ ना कुछ करप्शन होता ही था। लेट्स से अगर उन्होंने 100 करोड़ भेजे भी हैं तो वो स्टेट डिपार्टमेंट में जाते जाते 85 करोड़ हो जाते हैं, फिर 70 करोड़, फिर 55 करोड़, फिर 40 करोड़। सो ऐसे करते करते जो 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे थे वो लास्ट में आते आते सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ रह जाते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसलिए हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन लाना पड़ा। हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों लाना पड़ा, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहाँ पे लगा रही है, वो अडानी को दे रही है, अंबानी को दे रही है या फिर वो मुझे दे रही है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए अवेलेबल है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। अब हमको ये जानना है कि भाई ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया कैसे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक NGO था, उसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। अब इस NGO, सब बोलते हैं ना कि भाई IAS क्यों बनना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई IAS क्यों बनना है तो उसको ये बताना कि IAS इसलिए बनना है। इस NGO की जो हेड थी ना वो एक फॉर्मर IAS ऑफिसर थी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुणा रॉय। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये दबाव डाला था कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और क्योंकि ये IAS ऑफिसर थी इनकी बात नकारना तो इम्पॉसिबल है। इनकी बात
टालना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये तो आईएएस ऑफिसर थी। इनका जो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी उस टाइम पे रहा होगा, इनकी जो बात वहाँ पे उन्होंने रखी होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चाहिए, उस टाइम प्रेशर लगा के उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ली और यहीं से आरटीआई की शुरुआत हुई। इसका क्या रिज़ल्ट रहा? इसका ये रिज़ल्ट रहा कि कुछ साल बाद तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सब जगह आरटीआई के लेजिस्लेशन आने लगे। आपको जो मैंने ये केस बताया था शुरू में, जो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको ये केस बताया था जहाँ पे पुलिस की ब्रूटैलिटी हुई थी उस एक पर्टिकुलर केस में, जहाँ पे पुलिस ने उस पर्सन को पुलिस स्टेशन में लेके मारा, फिर उसने लीगली फाइट करी, आरटीआई फाइल किया और आरटीआई फाइल करने के बाद उसको जो है जस्टिस मिला। सो इस केस के अंदर हम ये जानेंगे कि उसने कैसे आरटीआई फाइल करी थी। भाई ये आरटीआई फाइल करने का कोई प्रोसीजर भी तो होता होगा। ये जो आरटीआई उसने फाइल करी है, ये आरटीआई फाइल करने का कोई प्रोसीजर भी तो होता होगा कि ऐसे ही बस ऐसे तो नहीं होता होगा, कोई प्रोसीजर होता होगा कि भाई इस तरीके से आरटीआई फाइल की जाती है। तो अभी उसने ये आरटीआई कैसे फाइल करी और सीसीटीवी फुटेज जो है वो कैसे निकलवाई, वो हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप आरटीआई भरने जाते हो ना, तो वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे भराती है, सिटीजन फाइल्स आरटीआई एप्लीकेशन विद कनेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है? इस चीज़ का ये मतलब है कि मान लो आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में आप जो है आरटीआई फाइल करोगे, आपको हेल्थ मिनिस्ट्री में कुछ चाहिए मान लो इन्फॉर्मेशन, तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री में आरटीआई फाइल करोगे। अब जैसे ही आप आरटीआई फाइल करते हो ना, उसका नेक्स्ट स्टेप है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ये जो ऑफिसर बैठा रहता है वो हर एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में बैठा रहता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेगा। विद इन 30 डेज आप वो जो विद इन 30 डेज आपको जो आरटीआई है उसका रिप्लाई आता है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री फेल हो गई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, मान लो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करी, फिर तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप वहाँ पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है, उसकी भी एक कंप्लेन करने का एक मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। बट उस व्यक्ति ने कैसे आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी होगी? सबसे पहले जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन पोर्टल होता है आरटीआई का, वहाँ पे जाके उसने वो एप्लीकेशन फाइल करी होगी, फिर वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास गया होगा, इस तरीके से उसको वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिली होगी। सो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, इम्प्लीमेंटेड इन लेटर बट नॉट इन स्पिरिट। इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी दिन बाइक से बाहर जाते हो और आप बिना हेलमेट पहने चले जाते हो, ठीक है, आपने कुछ हेलमेट वगैरह पहना नहीं है, लेकिन लॉ में क्या लिखा हुआ है? मोटर व्हीकल एक्ट में क्या लिखा हुआ है? मोटर व्हीकल एक्ट में तो यही लिखा हुआ है ना कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको 1000 रुपये का चालान बनेगा या 2000 का बनेगा, वॉट एवर द केस में भी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उस दिन आपका चालान ना बने क्योंकि आप पुलिस वाले से भाग जाओ, या तो आप गाड़ी तेज भगा दो और भाग जाओ, तो आपका चालान क्या हुआ? आपका चालान नहीं बना। एक और ये केस भी तो हो सकता है कि भाई आपने उस पुलिस वाले को रिश्वत दे दी हो, जैसे ही आपने उस पुलिस वाले को रिश्वत दी तो आपका चालान नहीं बना, तो यहाँ पे आपका चालान जो है वो बना नहीं। तो जब आपका चालान नहीं बना तो इसको क्या बोलते हैं? अब इस पूरी सिचुएशन को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो लॉज होते हैं ना वो लेटर में होते हैं बट अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इम्प्लीमेंटेड इन लेटर बट नॉट इन स्पिरिट। लेटर का क्या मतलब है? लेटर का ये मतलब है कि भाई हमारे पास लॉ क्या था, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। लेटर मतलब लॉ के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है। अब रियलिटी में हो क्या रहा है? स्पिरिट में वो चीज़ हो नहीं रही है। नॉट इन स्पिरिट मतलब रियलिटी में वो चीज़ परफॉर्म कर ही नहीं पा रही है। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि लॉ में तो ये लिखा हुआ था कि 1000 रुपये का चालान बनेगा, बट रियलिटी में बना नहीं बना। सो आरटीआई में भी ऐसा ही होता है। आरटीआई में क्या होता है कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आरटीआई फाइल कर दी और आरटीआई फाइल करने के बाद मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपने आरटीआई फाइल करी और फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इसका एक रीज़न ये है कि बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आरटीआई के अगेंस्ट काम करते हैं। अब जैसे कि एक लॉ है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP। अब इसमें क्या लिखा गया है? देखो, एक तो ये जो लॉ है ना, ये इसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है वही 87 वर्ड्स की है। अब आप ये इमेजिन करके देखिए, किसी एक वर्ड की डेफिनेशन ही 87 वर्ड में डिफाइन किया गया है, तो वो कितना बड़ा स्टेटमेंट होगा।
तो उस हिसाब से तो हम हर एक चीज़ को जो है हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता के हम जो है बोल सकते हैं कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सॉरी हम आपके आरटीआई का जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरीके से जो है आपको जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। कभी कभार ये रीज़न भी दिया जा सकता है, और जो लॉज होते हैं वो भी खुद इंटरप्रेट किए जाते हैं। ठीक है, पुट्टा सावमी जजमेंट जो है उसमें ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्राइवेसी में आ गई, उस हिसाब से तो हर एक चीज़ फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया, तो उस हिसाब से तो हम आरटीआई की एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। सो ये जो बहुत सारी दिक्कत है वो आने स्टार्ट हो गई थी। दूसरा एक और एक्ट मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। देखिए आरटीआई का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लाए, हम कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाए, लेकिन हो क्या रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या है, कंप्लीट सीक्रेसी की बात करी गई है कि भाई कुछ बताना नहीं है, सब कुछ छुपा के रखना है। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये डीपीडीपी हो गया और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो गया। अब इन कुछ एक्ट्स की वजह से क्या होता है, जो आरटीआई एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं की जाती है। सो जब कोई आरटीआई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी तो फिर दिक्कत होने लग जाएगी, बिकॉज आप इतने सारे आरटीआई एप्लीकेशन भेज तो रहे हो लेकिन उसके जो रिप्लाई है वो आ ही नहीं रहे हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इसमें भी टू 2005 में जो 2005 के अंदर ओरिजिनल एक्ट आया था। ओरिजिनल एक्ट का क्या मतलब है, 2005 के अंदर आरटीआई को लाया गया था और उसके बाद 2019 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का क्या मतलब है कि उस एक्ट के अंदर चेंजेस लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है, तो उस एक्ट के अंदर भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। अब उसके अंदर क्या अमेंडमेंट किए गए और उसका क्या है, इंफॉर्मेशन कमीशन फ्रॉम इक्वल स्टेटस टू रिड्यूस्ड प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए 2019 से पहले क्या होता था, 2019 में हुआ है ना अमेंडमेंट, 2019 में हुआ है, तो 2019 से पहले क्या होता था, जो इंफॉर्मेशन कमीशन था, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कमीशन था, ये मान लो वो ऑफिस है जहाँ पे आरटीआई के अधिकारी बैठते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन था ना, इसको हमने एकदम इक्वल दर्जा दे रखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अब इसका क्या सिंपल सा मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन कमीशन में काम कर रहे किसी भी बंदे को रिमूव करना है या उसको हटाना है या उसको जॉब से निकालना है, तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता था। उसका प्रोसेस लंबा चौड़ा इसलिए हुआ करता था कि मान लीजिए हमको उसको निकालना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल का प्रोसेस है ना, सेम वही का वही रिमूवल का प्रोसेस लगता था। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है। आपको पार्लियामेंट में 2/3 ऑफ मेजोरिटी भी चाहिए होती है, मोशन भी पास करना होता है, एंड 10 तरीके के प्रोसेस जो है ना वो आपको पास करने पड़ते हैं। बट इन दिस केस अब हुआ क्या, 2019 में अमेंडमेंट हो गया। 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ तो अमेंडमेंट होते ही क्या बात सामने आई कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन को इलेक्शन कमीशन के इक्वल नहीं रखा। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिमूव्ड, मेंबर्स गिवन ओनली द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक दी गई थी। इसका मतलब है कि इसका आसान भाषा में क्या मतलब है कि अब उनको जो है आराम से रिमूव किया जा सकता है, आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब उनको रिमूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उनको जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के थ्रू भी रिमूव किया जा सकता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक आरटीआई फाइल करी। अब आरटीआई फाइल करी, अब इस इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई तो काम करता होगा ना आरटीआई का मेंबर, देन उस पर जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, अगर तूने ये दी तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर जो है बहुत ज़्यादा होने लग गई थी कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको रिमूव कर दिया एंड हमने उन जो मेंबर्स है उनको सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया। इसमें बहुत सारे चेंज हुए थे 2019 के अमेंडमेंट में, ठीक है। अब उनका जो सिक्योरिटी था, जैसे कि मान लीजिए उनको 5 साल के लिए टेन्योर पे रखा। अब उस 5 साल के टेन्योर में 5 साल के टेन्योर के अंदर पहले उनको शायद कोई रिमूव नहीं कर सकता था। तो अब क्या हुआ, सिक्योरिटी रिमूव्ड,
मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर उनको रिमूव किया जा सकता है। वाई, क्यों रिमूव किया जा सकता है? क्योंकि पहले उनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इक्वल का दर्जा था ना, अब तो उनको वो नहीं मिलता है, नॉट इक्वल। सो अब तो उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। इसीलिए अब उनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ही नहीं है। पहले वो 5 साल के लिए काम करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए काम करता है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के सामने आ रहा था। सैलरीज एंड अलाउंसेस, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनकी जो सैलरी थी पहले वो इलेक्शन कमीशन से लिंक्ड थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स थे, इनके जो ऑफिसर्स थे, उनसे वो जो उनकी सैलरी थी वो पूरी की पूरी लिंक्ड थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब उनकी जो सैलरी है वो डीलिंक्ड कर दी गई है, कि अब उनकी सैलरी जो है वो लिंक्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स से। सो ये कुछ चेंजेस थे जो 2019 के अमेंडमेंट में लिए गए थे। एंड 2019 के अमेंडमेंट के बाद आरटीआई को डेलिबरेटली जो है कमज़ोर बनाया गया। उसको जो है जानबूझकर कमज़ोर बनाया गया उस एक्ट को, कि हम कुछ भी हो जाए, सरकार ने जो है पूरा ठान लिया था कि अब इसको कैसे भी करके जो है हमको कमज़ोर बनाना है। देखिए, ये कुछ ऐसा फैक्ट है जो कि आपको यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। सबसे पहला फैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि मोर देन 3 लाख केसेस करेंटली पेंडिंग इन इंफॉर्मेशन कमीशन नेशन वाइड। देखिए, आप जब भी अपने आंसर्स के अंदर ऐसे फैक्चुअल चीज़ें लिखोगे ना, तो आपके आंसर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और जब आपके आंसर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपके मार्क्स बढ़ते हैं। सो यूपीएससी मेंस के अंदर ऐसा फैक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक और फैक्ट है कि 5% टोटल फाइन्स कलेक्टेड फॉर नॉन डिस्क्लोजर ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। भाई, अगर हम 15 साल की बात करें, पिछले 15 साल, तो बस खाली 5% ही तो फाइन कलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप ऐसे फैक्ट लिख के आते हो ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है आंसर्स में। और जब भी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तब आपके आंसर्स की वैल्यू बढ़ेगी। आपके आंसर्स की जो है वैल्यू के साथ साथ मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को जो फैच कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। 2 फैक्ट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है, अगर उसको आप कोट करते हो ना गवर्नेंस के आंसर्स में, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है कि भाई मैं जब गवर्नेंस का आंसर लिख रहा हूँ तो मैं सेकेंड ARC के सॉल्यूशंस लिखूँ, उसमें मैं फैक्ट्स डालूँ, डेटा डालूँ, तो मेरे आंसर्स की वैल्यू बढ़ेगी। आंसर्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ मेरा जो है मार्क्स जो है यूपीएससी मेंस के अंदर वो बढ़ेंगे। सो ये चीज़ें आपको जो है कुछ ध्यान रखनी होती है। अब आरटीआई को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, बहुत बार इसका मिसयूज़ किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर उसको जो है पब्लिक में बदनाम करने के लिए डाल दी। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, मीडिया जो है एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करती है, उसके बाद कोई भी एक, जैसे कि मान लो ब्यूरोक्रेट है, IAS ऑफिसर है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो अब ये कैसे किया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। इनका नाम है IAS नागार्जुन बी गौड़ा। सो इनके साथ क्या हुआ था, एक आरटीआई एक्टिविस्ट था आनंद जाट, ठीक है, एक आरटीआई एक्टिविस्ट था आनंद जाट। उसने क्या किया, एक आरटीआई फाइल करी, जो कि सब करते हैं। आरटीआई फाइल करने के बाद उनको ये पता चला कि जो IAS नागार्जुन बी गौड़ा थे, उन्होंने एक कोई पर्टिकुलर कंपनी होगी माइनिंग से रिलेटेड, उस पर 51 करोड़ का फाइन लगा हुआ था और वो 51 करोड़ का फाइन उन्होंने रिड्यूस करके सिर्फ 4,000 रुपये का कर दिया। अब इससे क्या समझ आता है, उन्होंने ये आरटीआई एप्लीकेशन भरी और आरटीआई एप्लीकेशन भरने के बाद उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उन पे सोशल मीडिया पे ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि इन्होंने 10 करोड़ की ब्राइब ली है, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका एक भी प्रूफ जो है सरकार के पास भी नहीं है, ना उस आरटीआई एप्लीकेंट के पास है जिसने वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइन जो है डाली थी और उससे जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी। ये सारी की सारी जो है एलिगेशन इन पे लगाए गए थे और इनको पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम किया गया था। और शायद आज से कुछ 6 या 7 महीने पहले की ये न्यूज़ है, शायद आपने ये न्यूज़ में भी देखा होगा। सो इस तरीके से जो है ब्यूरोक्रेट्स को हरासमेंट किया जाता है आरटीआई के थ्रू। आरटीआई का मिसयूज़ जो है वो भी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। सो गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए।
सेकंड एआरसी ने इसके जो है सॉल्यूशंस को बताया कि भाई हम इसमें क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सेकंड एआरसी ने क्या सॉल्यूशंस दिए, अगर आप इनको अपने आंसर्स के अंदर कोट करोगे डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होंगे। मीन्स कि आंसर राइटिंग में अगर आप ये हेडिंग डाल के लिखते हो ना सेकंड एआरसी सॉल्यूशंस, तो डेफिनेटली आपके जो आंसर्स होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे कैंडिडेट्स के। सब देखते हैं कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने क्या सॉल्यूशंस दिए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन दिया है कि भाई हमको डिजिटलाइज करना चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन को जो है हम डिजिटलाइज कर दे, वेबसाइट्स पे कर दे, रियल टाइम बेसिस पे कर दे। एंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी हद तक ये किया भी है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एप्लीकेशन स्टार्ट की है, बिजली मित्र। ठीक है, बिजली मित्र में क्या होता है कि आपको जो भी फाइल आ रही है आपके पास और उसका जो भी डेटा है ना, वो सारा का सारा आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, तो जब भी चीज़ ऑनलाइन होती है तो करप्शन डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन हो रही है, बिकॉज वो सब लोगों की निगरानी में रहती है। आप और मैं उस डेटा को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, तो करप्शन क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एआरसी का एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, उसको ऑल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ तक एक्सटेंड करना चाहिए। अब इसका भी क्या मतलब है कि जैसे कि जुडिशरी हो गया वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है। डिफेंस हो गया, वहाँ पे जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है। तो जुडिशरी में, डिफेंस में राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है। और भी ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होगी जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है। तो इस पॉइंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को हर जगह एक्सटेंड किया जाए और हर जगह उसको लागू किया जाए। और दूसरी जो लास्ट सॉल्यूशन जो सेकेंड एआरसी ने दिया है, प्रोवाइड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टू ट्रांसफॉर्म कॉलोनियल एटीट्यूड्स इनटू डेमोक्रेटिक वैल्यू। देखिए, मान लीजिए आज आप आईएएस बन गए। ठीक है, तो मान लीजिए आज आप आईएएस बन जाओगे। आईएएस बनने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, वो लबासना में होगी। कहाँ होगी? लबासना में। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। अब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में जो है ये सिखाया जाएगा कि आप जो है वो राजा हो, राजा बाबू हो। ठीक है, लबासना की ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि यू आर द किंग एंड पीपल आर सब्जेक्ट्स। सो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे सिखाई जाती है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो कॉलोनियल एटीट्यूड जो होंगे वो आपको सिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर्स का ये सॉल्यूशन है कि भाई हमको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देनी चाहिए टू ट्रांसफॉर्म कॉलोनियल एटीट्यूड्स इनटू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में सिविल सर्वेंट्स को जो है एक्ट करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है खुद को मास्टर्स ट्रीट करती है कि भाई हम तो मास्टर हैं, आईएएस बनने के बाद मैं तो मास्टर हूँ और जितने भी बाकी दूसरे लोग हैं वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सेकेंड एआरसी ने बोला है कि प्रोवाइड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टू ट्रांसफॉर्म कॉलोनियल एटीट्यूड्स इनटू डेमोक्रेटिक वैल्यू। जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करी जानी चाहिए। वैसे अगर आप इन सॉल्यूशंस को अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब ये जो है ना कंक्लूजन है। क्या है? कंक्लूजन है। तो आपको अपने आंसर्स के अंदर आपको जब भी अपने नोट्स बनाने होते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो भी आपको समझाया, पहले तो मैंने आपको आरटीआई की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने उसको आपको बॉडी बताई कि भाई बॉडी के अंदर क्या लिख सकते हैं, फिर मैंने आपको जो है लास्ट में कंक्लूजन बता रहा हूँ कि भाई आप जब अपना आंसर फिनिश करोगे तो उसका कंक्लूजन कैसे होना चाहिए। तो अब इसका क्या कंक्लूजन है कि इस्टेब्लिश विजिलेंस सेल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल अप टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेशन। विजिलेंस सेल्स का एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, और विजिलेंस सेल्स जो है वो कंप्लेंट रिसीव करेंगे आरटीआई के थ्रू, और इस पर प्रॉपर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए विजिलेंस सेल्स के पास कोई भी एक आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है, अब उसने उसको सॉल्व करने के लिए 3 साल लगा दिए, तो उसका क्या मतलब रहा? उस आरटीआई का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। 3 साल लग गए इन्वेस्टिगेशन करने में। तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, 3 साल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको 3 महीने लगाना है, ठीक है, 3 महीने या 30 दिन जो भी है। तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई इतने ही टाइम में आपको जो है हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है। इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी ऑन करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट होगा ना, उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और इस तरीके से हम जो है करप्शन को कम कर सकते हैं। सो ये जो है आप उसको अपने कंक्लूजन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात ये रही कि भाई हम गवर्नेंस के अंदर
सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। पूरी जो भी आप कुछ पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, जहाँ से भी पढ़ते हो, यू शुड ऑलवेज टेक केयर वन थिंग दैट आप ये जो भी पढ़ रहे हो ये मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हो। एक वो इंटरेस्ट जो होता है वो तो अलग की बात है, बट अभी आप क्यों पढ़ रहे हो? एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है? क्या इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं? क्या ये प्रीलिम्स में इससे कोई क्वेश्चन आया है? मेंस में कोई क्वेश्चन आया है? प्रीलिम्स में आया तो कितनी बार आया है? मेंस में आया तो कितनी बार आया है? अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा? तो ये सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास राइट आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप कोई भी नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन जो है वो रेडी होना चाहिए, बॉडी जो है वो रेडी होनी चाहिए, कंक्लूजन जो है वो रेडी होना चाहिए। इस लेक्चर को भी मैंने उसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले मैंने आपको आरटीआई का इंट्रोडक्शन दिया, उसकी डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको बॉडी बताई कि भाई उसके अंदर क्या क्या आप बॉडी में लिख सकते हो। अब बॉडी जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर आरटीआई पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो बॉडी उस क्वेश्चन के हिसाब से डिज़ाइन हो सकती है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो फिक्स हो सकता है ना। और वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। सो आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फिक्स कर लो, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग मीन्स देन आपके पास टाइम बहुत कम होता है, और उस कम टाइम में आपके पास सोचने का जो है बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से ही रेडी होता है ना, देन यू आर अहेड ऑफ मैनी कैंडिडेट्स एंड उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ये बात सच है, बस आपको बॉडी से छेड़खानी करनी होती है। सो मेक श्योर दैट आप अच्छा खासा कंटेंट याद करके जाएं। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका पहले से तैयार होना चाहिए, कंक्लूजन जो है वो आपका पहले से तैयार होना चाहिए। छेड़छाड़ करनी है अपने को बॉडी में और अच्छा खासा कंटेंट पढ़ के जाना है। अब आप इंक्लूड, अगर आप अपने आंसर्स के अंदर फैक्ट्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करते हो ना, तो आपके आंसर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जो फैक्ट्स मैंने आपको इस लेक्चर के ड्यूरेशन में बताए थे बीच में कि देखो आप ये वाला फैक्ट इंक्लूड कर सकते हो। देखो दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर इन मिल्क। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये सुनने में कितना वेग लग रहा है कि इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर इन मिल्क। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, सो आप देखिए कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में इसमें फ़र्क कितना आ रहा है। आप जब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको कितना फ़र्क आता है। तो इसलिए आप हमने जो आंसर्स है उसके अंदर फैक्ट, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करते रहिए। न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ती रहिए, उसके अंदर ही आपको फैक्ट्स, डेटा मिल जाते हैं। अगर आपको वो नहीं भी पढ़ना है तो मंथली मैगजीन से इन फैक्ट्स एंड डेटा को उठाइए और अपने आंसर्स के अंदर इनकलकेट करिए। देन आपका जो आंसर की क्रेडिबिलिटी होती है वो बढ़ती है। गवर्नेंस का अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो ना तो उसके अंदर सेकेंड ईयर की रिकमेंडेशन लिखिए। जितनी ज़्यादा आप सेकेंड ईयर की रिकमेंडेशन लिखेंगे उतने आपके नंबर जो होते हैं बढ़ जाते हैं गवर्नेंस के अंदर, बिकॉज ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। और जब भी आप सेकेंड ईयर को कोड करोगे तो ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगे GS2 में गवर्नेंस के अंदर। अब इस लेक्चर को हम एंड करते हैं यहीं पे, और यहाँ पे हम हमेशा एक जो है कोड देते हैं हमारे लेक्चर को एंड करते समय। तो इनका नाम है सन टीजू और ये एक चाइनीज़ मिलिट्रिस्ट थे। इनकी एक किताब थी आर्ट ऑफ वॉर, उसमें इन्होंने ये लिखा है, समटाइम्स यू हैव टू लूज सम बैटल्स इन ऑर्डर टू विन द वॉर। अगर इसको मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो लाइफ में बड़ी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई हारनी भी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आरटीआई का मतलब क्या होता है, आरटीआई की डेफिनेशन क्या होती है और आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास आरटीआई की डेफिनेशन है। आरटीआई स्टैंड्स फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन